हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। ओके, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें सोचना होगा अपने बारे में अबाउट रेस्पिरेशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सांस लेते हैं जीने के लिए। वाई इज ब्रीदिंग इज सो एसेंशियल। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो जीना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम एयर को इनहेल करते हैं एंड जस्ट इसके तुरंत बाद हम एयर को एक्सहेल करते हैं। सांस हम लेते हैं और थोड़ी देर बाद मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ऑक्सीजन का जब हम इसमें एयर लेते हैं तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन है, आप सभी लोग जानते हैं। दूसरी चीज़, आखिर हम इतना ऑक्सीजन ले क्यों रहे हैं, क्या होता है इस ऑक्सीजन का या इस एयर का हमारी बॉडी में। दूसरी चीज़, जब भी हम कोई वर्क करते हैं या अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब एनर्जी यूज़ हो रही है। आखिर एनर्जी आ कहाँ से रही है। इट इज़ क्लियर दैट हम एनर्जी लेने के लिए भोजन लेते हैं, फूड, बीट फूड में ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल जिसको हम कॉमनली ऑक्सीडाइज करते हैं या जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा हम प्रोटीन भी यूज़ करते हैं और फैट। लेकिन प्लांट्स में इन तीनों के अलावा ऑर्गेनिक एसिड भी यूज किया जाता है। देखिए, फूड के फॉर्म में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, ये सारी चीज़ें हमें मिलती है। हम ये कहते हैं कि इसमें एनर्जी है। आप सभी लोग जानते हैं ये सब के सब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। हमारे फूड के साथ इसके अलावा विटामिन भी होता है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स, इसके अलावा ढेर सारे मिनरल्स प्लस वाटर। हमारे डाइट में विटामिन, मिनरल, वाटर ये सब भी होता है। ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन विटामिन, मिनरल और वाटर, इस मटेरियल से हमें एनर्जी नहीं मिलती है, इसलिए हम इसे एज ए फूड यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। बट इट इज़ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर न्यूट्रिएंट्स, राइट। देखिए, हमने मान लीजिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट लिया, ये हमारी बॉडी के सारे सेल तक पहुँचा दिया जाता है आफ्टर डाइजेशन एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन। जब भी हमारे सेल में कार्बोहाइड्रेट जा चुका होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सपोज दैट ये सेल है और इसमें ये फूड मटेरियल है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में रहता है, सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में सेल में। फॉर एग्जांपल, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसमें ढेर सारे कार्बन इस तरीके से, देयर आर 6 कार्बन फाउंड इन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये इस फूड में कार्बन का एक एटम दूसरे एटम से कोवैलेंट बॉन्ड के साथ अटैच रहता है। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर रहते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं दिस बॉन्ड कंटेन एनर्जी। अगर इस बॉन्ड को हम ब्रेक करा दें तो इसमें जो भी एनर्जी है वो रिलीज़ कर ली जाती है। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एक ऐसे एलिमेंट की ज़रूरत है जो इसका इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सके। मीन्स इसका हमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कराना है, मीन्स इसका हमें ऑक्सीडेशन कराना है। मीन्स अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे तो इस एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी का यूज़ करके जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ है इस सेल में, इवन ऑर्गन या हमारी बॉडी में, वो चलती रहेगी। तो हमने देखा
कि फूड के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है, और ऑक्सीडेशन के लिए हमें एक ऐसे एलिमेंट की ज़रूरत है जो इसके इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सके, और ऐसा ही एलिमेंट है ऑक्सीजन। देखने में लगता है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमने ऑक्सीजन ले ली और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर दी। इसका एनर्जी से, वैसे अगर हम ग्रॉसली ऑब्जर्व करें तो ऑक्सीजन लेने या कार्बन डाइऑक्साइड देने से एनर्जी का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है ये ऑक्सीजन सारे सेल में पहुंचता है और वहां पर फूड से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। मतलब ये कि फूड को ऑक्सीडाइज करता है और एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी का यूज़ करके इसमें जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ है वो कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। ये तो थी हमारी बात। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कुछ डेफिनेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। क्या इतना ही अमाउंट प्रोटीन और फैट के ऑक्सीडेशन से भी रिलीज होगा? मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फूड मटेरियल्स प्रोड्यूस इक्वल और डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्चुअली देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसके अलावा और भी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। आप सोचिए कि जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें सिंपल शुगर, ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ग्लूकोज है जिसमें 6 कार्बन होते हैं, जबकि प्रोटीन और फैट के स्ट्रक्चर में इसमें ढेर सारे कार्बन होते हैं। मीन्स इसमें ढेर सारे कोवेलेंट लिंकेज होंगे इन द केस ऑफ फैट एंड प्रोटीन। तो अगर इसमें ढेर सारे कोवेलेंट लिंकेज हैं उसको ब्रेक किया जाएगा तो बहुत सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। सीधी सी बात है, फैट और प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। हाउएवर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। बट फैट के ऑक्सीडेशन से कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन इसके कंपैरिजन में लगभग 2 टाइम्स मोर एनर्जी फैट के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस की जाती है। चलिए अब हमें ये सीखना है कि इस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। जब फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा तो आइए देखते हैं। देखिए इन तीनों में से सबसे इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट है जिसको सेल में प्रेफरेंस दिया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो इसकी अनुपस्थिति की वजह से प्रोटीन या फैट को सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए ये रहा सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। इसमें 6 कार्बन है जो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। जब हम सारे कोवेलेंट बॉन्ड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, मीन्स 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी के जितने भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं दे कन्वर्टेड इनटू। हाउएवर जब ऑक्सीजन होगा तब ये प्रोसेस पॉसिबल है। ऑक्सीजन इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। इट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आ रहा है, और ये सबस्ट्रेट है जिसका ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं तो ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। ये रही एनर्जी। अब इस ऑक्सीजन को, बिकॉज ये सारा प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है तो ज़रूरी है कि इस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाया जाए। इसके लिए हम ब्रीदिंग करते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट के केस में ऑक्सीजन को प्लांट के सारे सेल्स तक पहुंचाना है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में ढेर सारा ब्लड कैपिलरीज होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता रहता है, और इस ब्लड फ्लो के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। इसके लिए हमारी बॉडी में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन इनहेल कराता है,
बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, दैट इज लंग्स, दैट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट। क्या इस तरीके का कोई ऑर्गन प्लांट में होता है? एक्चुअली प्लांट में लंग्स नहीं होते हैं। इन द केस ऑफ प्लांट्स नो लंग्स। अगर लंग्स नहीं है तो सोचिए कि ऑक्सीजन को प्लांट अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो कैसे करता है? एक्चुअली प्लांट के लीफ में ये देखिए लीफ है, लीफ के सरफेस पे एपिडर्मिस में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इस पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन प्लांट के सेल में चला जाता है। तो जो ऑक्सीजन लीफ में एंटर करता है वो लीफ के सारे टिश्यूज में यूटिलाइज कर लिया जाता है। इसके बाद स्टेम में देखिए, स्टेम में जितने भी लिविंग सेल होते हैं जहाँ पर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो अपने रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन जो लीफ में एब्जॉर्ब की गई है उस पर डिपेंड नहीं रहते हैं। स्टेम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। एक्चुअली इसके एपिडर्मिस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस पोर के थ्रू ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आप देख रहे हैं स्टेम में जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है स्टेम एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है। लीफ को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक इसी तरीके से रूट मिट्टी के अंदर एयर में जो भी ऑक्सीजन है उसे रूट अपने आउटर लेयर मीन्स एपिब्लेमा, जिसे हम एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, के थ्रू वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है। देख रहे हैं आप जैसा कि प्लांट में कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग पार्ट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। हर पार्ट अपना अलग अलग ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के केस में स्टेम से रूट या रूट से लीफ तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए यहाँ पर कोई ब्रीदिंग ऑर्गन या लंग्स नहीं होते और ना ही इसमें ब्लड होता है जिसके थ्रू ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराया जा सके। अगर आपसे पूछा जाए वाई प्लांट्स do not bear lungs, so हम कहेंगे because every parts of the plant are able to take care oxygen requirement independently, because leaf, stem और root ये अपने लिए ऑक्सीजन अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। मीन्स इसका मतलब ये हुआ अगर ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैस, सो दैट इज ऑल्सो फाउंड इन प्लांट, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैस प्लांट में होता है, बट बाय मीन्स ऑफ लंग्स inhalation and exhalation it is not occur in plant. So by means of this ventilating organs the plants do not breathe, right. अब हम देखते हैं सेलुलर लेवल पे जाके कि जब ऑक्सीजन लिविंग सेल में पहुंचता है तो ग्लूकोज को किस तरीके से यूज करके इससे एनर्जी रिलीज की जाती है, राइट। सपोज कीजिए अब हम पहुंच गए हैं प्लांट के किसी लिविंग सेल में, इसके चारों तरफ सेल वॉल है, ये इनर लेयर सेल मेम्ब्रेन है और इसमें ये साइटोप्लाज्म है। अब इधर देखिए ये रहा ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना है। अगर हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दें, ये देखिए ये कोवैलेंट लिंकेज है। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म है, ध्यान दीजिएगा। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल हैं लाइक न्यूक्लियस, जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है अबाउट रेस्पिरेशन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये ग्लूकोज है।
देखिए इससे पहले कि ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करे, बिकॉज ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जिसे हम रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, इस रेस्पिरेशन को माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म किया जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों चारों तरफ से डबल मेम्ब्रेन है। खास बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया की ये दोनों मेम्ब्रेन इस मॉलिक्यूल मीन्स ग्लूकोज के लिए इम्परमेबल होता है। सो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को डायरेक्टली साइटोप्लाज्म से निकालकर ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बड़ा होता है। अब ज़रूरत यह है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को लाइक दिस, मान लीजिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्केलेटन है कार्बन, तो ज़रूरत यह है कि सबसे पहले इसको छोटा किया जाए। सबसे पहले इसके इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाता है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया जाता है, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लूकोज के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और हर टुकड़े में जैसा कि आप देख रहे हैं 3 कार्बन होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को सबसे पहले ब्रेक करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर ग्लूकोज के 2 टुकड़े होते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पायरुवेट। बॉन्ड ब्रेक किया जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। और याद रखो, जब सेल में कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए उसमें स्पेशल एंजाइम होते हैं, एक्चुअली उसे हम कहते हैं कोएंजाइम। इस कोएंजाइम का नाम है NAD। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, सो ये ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है। एक NAD मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन को रिसीव करता है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तब पायरुविक एसिड बनता है। बिकॉज पायरुविक एसिड छोटा होता है, फिर इसे माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में इसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यहाँ पर ATP के फॉर्म में कन्वर्जन किया जाता है। हमने देखा कि सबसे पहला स्टेप, इसमें ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। अब पायरुविक एसिड में और भी बहुत सारे केमिकल बॉन्ड्स होते हैं और इसे ब्रेक करना होता है। अब इसके फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है सेल में तो पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होता है, लेकिन कब? जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो बिना ऑक्सीजन के ही इस पायरुविक एसिड को किसी दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मतलब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए, इस हिसाब से हम कह सकते हैं अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है सेल में तो इसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर नहीं है तो हम इसे कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहला स्टेप हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, बिकॉज यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन को हम कहते हैं लाइसिस। ये लाइसिस हो रहा है ग्लूकोज का, तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, और फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीजन होने पर पायरुविक एसिड किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और इसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड का दूसरा फ्यूचर क्या है। राइट, चलिए फिर देखते हैं साइटोप्लाज्म में किस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, whereas पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। तो इसका एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल जनरेट करता है। इसे हम कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस।
देखिए ये जितना भी स्टेप है देखने में ये बहुत सिंपल लगता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को हमने इसके बीच के किसी एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और इसके 2 टुकड़े हो गए जिसे हम पायरुविक एसिड कह रहे हैं। लेकिन ये स्टेप एक्चुअली एक बार में कंप्लीट नहीं होता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन तक इसके बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट रिएक्शन होते हैं। सपोज दैट ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है एक सब्सटेंस बी में, बी कन्वर्टेड इनटू सी एंड देन डी, इस तरीके से बहुत सारे इंटरमीडिएट। अगर हम सारे रिएक्शंस को कैलकुलेट करें तो इसमें हमें 10 स्टेप दिखाई देते हैं। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस इज 10 स्टेप्ड प्रोसेस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है पायरुविक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स। मीन्स इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड इज ऑल्सो रिगार्डेड एज पायरुवेट। एक चीज़ और, ये कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये जब भी ऑपरेट होगा साइटोप्लाज्म में होगा। मीन्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है इसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है या माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाना है। अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का होना या ना होना ग्लाइकोलाइसिस को डिटरमाइन नहीं करता। मतलब ये कि चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ग्लाइकोलाइसिस हमेशा होता है चाहे कोई भी रेस्पिरेशन हो। मीन्स नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में कभी भी ऑक्सीजन नहीं होगा। मीन्स इट इज कॉमन in both either aerobic or anaerobic respiration। देखिए जब किसी सेल में किसी एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, आप लोग खुद से सोचिए, सेल इज माइक्रो एंटिटी, इतना छोटा है। ऐसा नहीं है कि एक सेल बहुत बड़ा है, ये हमने सेल को पकड़ लिया और इसमें देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो इस मॉलिक्यूलर स्टडी को हम समझने के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज करते हैं। अब इस टेक्निक को यूज करके हमें ये पता लगाया जाता है, हम लोग ये पता लगाते हैं कि किस मॉलिक्यूल का कन्वर्जन किस मॉलिक्यूल में हो रहा है। इसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है वो बहुत सारी टेक्निक्स है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। हम क्या करते हैं, जिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन यहाँ होना है उसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक कार्बन या जो भी हमें पॉसिबल है, हम इस ग्लूकोज को पहले तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लैस कर देते हैं। जब इसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो इसके बाद जो भी मॉलिक्यूल बनता है उसमें हम ये डिटेक्ट करते हैं कि इसके बाद वाले किस मॉलिक्यूल में वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अगर हम ये अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकें कि वो थोड़ी देर बाद किस मॉलिक्यूल में वो कार्बन है जिसमें रेडियो एक्टिव है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ग्लूकोज का कन्वर्जन किस मॉलिक्यूल में हुआ है। राइट, इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक। रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए जिस टेक्निक का एक दूसरी टेक्निक का यूज किया जाता है इसे हम कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। सो रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक, ऑटो रेडियोग्राफी, इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक है। इन सब का यूज करके हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के फॉर्मेशन तक वो बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस काम को करने वाले 3 साइंटिस्ट, सबसे पहला साइंटिस्ट एम्डेन, दूसरा मेयरहॉफ एंड तीसरा पेरनास। इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से इंटरमीडिएट एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इस सब का डिटेल एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पेरनास ने पता लगाया। सो हम इस पूरे पाथवे को
इनके रिस्पेक्ट में EMP पाथवे भी कहते हैं, मीन्स एम्डन मेयरहॉफ पैरनास पाथवे। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है। जैसा कि आप बहुत कुछ सीख चुके हैं इसमें से, ग्लाइकोलाइसिस इज 10 स्टेप प्रोसेस, एंड प्रोडक्ट इज पायरुविक एसिड, सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। ऑलवेज अगर इन साइटोप्लाज्म देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके बीच बीच में बनते हैं। देखिए सबसे पहले ये देखिए एक ATP का मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP. It contain 3 phosphate molecule. Out of them 1 phosphate molecule get attached to glucose and this ATP converted into ADP. Means इसमें 3 फास्फेट थे, अब इसमें रह गए 2 फास्फेट। मतलब ये कि इसका एक फास्फेट ग्लूकोज के साथ अटैच हो गया। अब ग्लूकोज को हम बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। 6 कार्बन के नंबर को शो कर रहा है, मीन्स ग्लूकोज के 6th कार्बन पोजीशन पर फास्फेट अटैच है। दिस इज ग्लूकोज 6 फास्फेट। जब फास्फेट किसी मॉलिक्यूल में अटैच होता है तो हम इसे कहते हैं फास्फोराइलेशन। सो दिस रिएक्शन इज फास्फोराइलेशन। ओके, जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल में ऑपरेट हो रहा होता है तो इसे कैटेलाइज करने के लिए एंजाइम्स होते हैं। और याद रखना, अगर किसी रिएक्शन में ATP या ADP इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें जो भी एंजाइम होगा वो काइनेज होगा। ओके, एक्चुअली काइनेजेस आर ग्रुप ऑफ एंजाइम। हर एक रिएक्शन का काइनेज स्पेसिफिक होता है। द स्पेसिफिक काइनेज जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है दैट कन्वर्ट अ हेक्सोज शुगर मीन्स ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फास्फेट। इस काइनेज को हम नाम देते हैं हेक्सोकाइनेज, बिकॉज दिस काइनेज एंजाइम कैटेलाइज द फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज इज हेक्सो शुगर। अब हम इसे हेक्सोकाइनेज की जगह पे ग्लूकोकाइनेज भी कह सकते हैं, बिकॉज दे एक्टिव ऑन ग्लूकोज विच इज हेक्सो शुगर। अब इधर देखिए ग्लूकोज 6 फास्फेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल और एम्पिरिकल फॉर्मूला सिमिलर होता है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और ऐसे कोई मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो बट एम्पिरिकल फार्मूला सिमिलर हो तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को आइसोमर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ ग्लूकोज अपने आइसोमर फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, बाकी फास्फेट के पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। सो दिस स्टेप इज रिगार्डेड एज आइसोमेराइजेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट इज फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं हेक्सोफॉस्फो आइसोमेरेज या फिर ग्लूको आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम आप जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस इज 10 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज फास्फोराइलेशन इन विच ग्लूकोज फास्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेराइज टू फॉर्म फ्रक्टोज 6 फास्फेट। Here the fructose 6 phosphate again phosphorylated। मैं कह रहा हूँ फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फास्फोराइलेशन हो रहा है, तो बताओ इसमें ATP ऐड होगा या नहीं होगा? यस, इसमें ATP अटैच होगा। ये देखिए इसमें कितने फास्फेट हैं? 3 फास्फेट हैं। इसका एक फास्फेट फ्रक्टोज के साथ अटैच हो रहा है, फिर ATP कन्वर्ट हो जा रहा है ADP में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट, अब इसके 6th कार्बन पर ऑलरेडी फास्फेट था, अब इसके 1st कार्बन पर फास्फेट आ जाता है। अब हम इसे कहेंगे फ्रक्टोज 1,6
बिसफास्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। क्या आप गेस करके बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? आप लोग सही सोच रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि जहाँ भी एटीपी इन्वॉल्व होगा वहाँ पर काइनेज एंजाइम यूज होगा। मीन्स यहाँ पर एंजाइम जो है वो है काइनेज, राइट। दूसरी चीज़, ये काइनेज जिस सबस्ट्रेट पर वर्क कर रहा है दैट इज फ्रक्टोज 6 फास्फेट, लेकिन यहाँ पर जो काइनेज वर्क कर रहा था वो ग्लूकोज पर कर रहा था। मीन्स थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों एंजाइम में। अब हम इस एंजाइम का एक स्पेसिफिक नाम रखते हैं, उसे हम कहेंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, राइट। इसे हम कहेंगे फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन। अब देखिए हमने यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर 2 बार फास्फोराइलेशन होता है। इसे हम कहेंगे फर्स्ट फास्फोराइलेशन और इसे कहेंगे सेकेंड फास्फोराइलेशन। देखिए अभी तक हमने जो भी देखा इस ग्लूकोज में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। अभी तक किसी भी रिएक्शन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, सीधी सी बात है। अभी तक हमने किसी सिस्टम में ऑक्सीडेशन नहीं देखा। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये ब्रेक होगा। अब ये जो फ्रक्टोज 6 बिसफास्फेट है ये देखिए फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब यहाँ पर एक एंजाइम है जो इस फ्रक्टोज को ब्रेक करता है। अब 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसमें भी 3 कार्बन और इसमें भी 3 कार्बन। देखिए जो फर्स्ट 3 कार्बन है वो एक शुगर है जिसमें 3 कार्बन है, इसलिए हम उसे कहेंगे ट्राइयोज शुगर। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर जो बन रहा है ये भी एक ट्राइयोज शुगर है। ट्राइयोज शुगर। देखिए ट्राइयोज शुगर जो फर्स्ट ट्राइयोज शुगर बना आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट, इसमें एल्डिहाइड होता है और इसमें कीटोन होता है। इसका नाम हम रखते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इसका नाम रखते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फास्फेट को हम फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। whereas डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट आप देख रहे हैं इसमें भी 3 कार्बन है और इसमें भी 3 कार्बन है। अब इसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मीन्स फास्फोरिक एसिड के फॉर्म में और फिर एक ऑक्सीडाइजिंग कोएंजाइम NAD+। NAD फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन निकाल लेता है, मीन्स हम कहेंगे NAD ऑक्सीडाइज PgAl और ये NAD खुद कन्वर्ट हो जाता है NADH+ प्रोटॉन में और ये फास्फेट PgL के साथ अटैच हो जाता है। ये जो एल्डिहाइड था ये ऑक्सीडेशन के बाद एसिड में बदल जाता है और इसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बिकॉज एक फास्फेट और आ गया तो एक फास्फेट तो ऑलरेडी था, एक फास्फेट और आने की वजह से इसे हम कहेंगे बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड और ये फास्फेट 3rd पोजीशन पे होता है, तो हम इसे कहेंगे फर्स्ट एंड थर्ड। सो 1,3 बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड। हमने देखा था ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और इसका एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था। इसके भी एक मॉलिक्यूल थे, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के भी एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल।
अब यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट का भी एक मॉलिक्यूल बनता है। जब इसको ब्रेक करते हैं तो एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का PgAl और दूसरा मॉलिक्यूल 3 कार्बन का डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है। देखिए फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बोथ आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। सो आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू फास्फोग्लिसरल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है इसे हम कहते हैं आइसोमेरेज। ये आइसोमेरेज एंजाइम फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है फ्रॉम DHAP। एक फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल तो डायरेक्ट बन गया था जब फ्रक्टोज 1,6 डाईफास्फेट का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ था। अब जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो नेट रिजल्ट हो जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। इस वजह से यहाँ पर 2 फास्फेट इनऑर्गेनिक फास्फेट और 2 मॉलिक्यूल NAD+ के भी यूज होते हैं और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल NADH बनता है। बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड का यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनेगा बिकॉज इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। अब इसके बाद इसमें ADP, इसमें 2 फास्फेट होते हैं एडिनोसिन डाइफास्फेट में। अब क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो ADP के भी 2 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। इसका एक फास्फेट ADP के साथ यूज हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में। देखिए ये है फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप, ये थर्ड, और जब ये ब्रेक होता है तो फोर्थ स्टेप, और ये है फिफ्थ स्टेप। देखिए इस रिएक्शन को ध्यान से, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड में फास्फेट ऐड हो रहा है, इनऑर्गेनिक फास्फेट, इसे हम फास्फोराइलेशन कहते हैं। और इसी स्टेप में मैंने दिखाया कि NAD यूज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, मीन्स दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। तो मतलब इसमें दो प्रोसेस हो रहा है, फास्फोराइलेशन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। दरअसल यहाँ पर ये एक ही स्टेप में दिखाया गया है लेकिन ये 2 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले ये फास्फेट इसके साथ ऐड होता है, उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, बट इन दोनों स्टेप को हम एक साथ ही स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर जो भी एंजाइम यूज होगा, जब भी NADS किसी एंजाइम में यूज होता है ये कोएंजाइम, तो यहाँ पर एंजाइम यूज करते हैं डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को मॉलिक्यूल से रिमूव कराता है, चाहे वो NAD+ हो या कोई दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो। अब देखिए यहाँ पर एक बार फिर ADP यूज हो रहा है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा एंजाइम यूज होगा। जब भी ATP या ADP यूज होता है तो वहाँ पर काइनेज एंजाइम यूज होता है। ये रहा काइनेज। अब यहाँ पर ये फास्फोग्लिसरिक एसिड पर वर्क कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं फास्फोग्लिसरोकाइनेज, या फिर हम काइनेज से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका एक फास्फेट निकल जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। ये बिसफास्फो इसलिए था क्योंकि इसमें 2 फास्फेट थे। अब ये इसे हम बोलेंगे फास्फोग्लिसरिक एसिड बिकॉज इसका एक फास्फेट ADP के साथ अटैच हो गया। अब इसे हम फास्फोराइलेशन नहीं कहेंगे बिकॉज इसका फास्फेट रिमूव हो रहा है, सो हम इसे कहेंगे डीफास्फोराइलेशन। ये 4th स्टेप है, ये 5th, और बिकॉज इसमें 5th और 6th 2 स्टेप है, दोनों हमने एक साथ यहाँ पे स्टडी किया है। अब ये 7th स्टेप है। अब आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में इन विच स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट टाइम ATP आर फॉर्म्ड। तो आप बताएंगे 7th स्टेप, जिसमें बिसफास्फोग्लिसरल्डिहाइड को 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि ग्लाइकोलाइसिस का वो कौन सा स्टेप है, वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन होता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड को फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, राइट। अब देखिए ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड,
अभी 7th स्टेप हो गए। अब 7th के बाद ये 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें जो फास्फेट 3rd पोजीशन पर था, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ फास्फेट इस मॉलिक्यूल के 3rd पोजीशन पे है। इस फास्फेट की पोजीशन को चेंज करके उसको 2nd पोजीशन पे लाते हैं और बन जाता है 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पर एक एंजाइम है, इसे हम कहते हैं एनोलेज। एनोलेज ये था 8th स्टेप। आप बचते हैं 2 स्टेप और। देखिए सबसे पहले तो अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया है, हमने सिर्फ एक स्टेप में ऑक्सीडेशन देखा है और वो है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से जब पीजीए बनता है। दूसरी चीज़ हमने देखा एटीपी कहाँ कहाँ यूज हो रहा था, वो 1st स्टेप है और 3rd स्टेप है, राइट। अब ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है आगे 2 स्टेप और प्रोसीड होती है और ये परबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके बच्चों, अभी आपने सीखा ग्लाइकोलाइसिस के 8 स्टेप किस तरीके से होते हैं। अभी आपने देखा था कि ग्लूकोज 8 स्टेप के बाद किस तरीके से फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था। देखिए फर्स्ट स्टेप में अभी हमने सीखा था कि इसका फास्फोराइलेशन होता है, ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक एंजाइम होता है, इसे हम कहते हैं हेक्सोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है। ओके बच्चों, अभी हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस के 8 स्टेप कंप्लीट होने के बाद फास्फोग्लिसरिक एसिड 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। आपने देखा था कि फास्फोग्लिसरल्डिहाइड फ्रक्टोज 1,6-बिस फास्फेट 4th रिएक्शन में फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स थे, बिकॉज डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन फास्फेट का मॉलिक्यूल भी आइसोमेराइज हो जाता है और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था, यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड होता था, यहाँ पर एक NAD+ ऑक्सीडाइज करता था इस सबस्ट्रेट को और ये NADH+ प्रोटॉन में कन्वर्ट होता था। ये पहला ऐसा रिएक्शन है जिसमें ADP
BPGA का एक फास्फेट रिसीव करके खुद ATP में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन में फास्फेट थर्ड पोजीशन से सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है। यहाँ पर इस स्टेप में एक एंजाइम यूज होता है, इसे हम कहते हैं एनोलेज। अब ये 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड 9th स्टेप में कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में, और यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज किया जाता है। फिर फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। एक बार क्विक रिवीजन पूरे ग्लाइकोलाइसिस का। देखिए ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखा टोटल 10 स्टेप प्रोसेस है। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पर ग्लूकोज एक ATP के साथ रिएक्ट करता है। ATP का जिसमें 3 फास्फेट हैं, इसका एक ग्लूकोज के साथ ऐड हो जाता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज फास्फेट, जिसके 6th पोजीशन पर का फास्फेट अटैच है, और खुद ADP में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं फास्फोराइलेशन। इसके बाद ग्लूकोज का आइसोमेराइजेशन होता है, ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा उसे हम कहेंगे आइसोमेरेज। फ्रक्टोज 6 फास्फेट एक बार फिर फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। इस मॉलिक्यूल को और इस मॉलिक्यूल को केयरफुली आप देखिए तो आप देखेंगे कि इसमें फास्फेट का एक मॉलिक्यूल है, जबकि इसमें फास्फेट का 2 मॉलिक्यूल है, एक फर्स्ट पोजीशन पर और एक 6th कार्बन पोजीशन पर। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर इस रिएक्शन में एक फास्फेट और अटैच होता है और ये खुद ATP में कन्वर्ट हो जाता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ पर काइनेज एंजाइम यूज़ करेंगे, बिकॉज सबस्ट्रेट फ्रक्टोज है जो फास्फेट कंटेन करता है, इसलिए इसे हम फास्फोफ्रक्टोकाइनेज भी कहते हैं। फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट यहाँ पर इसका ब्रेक हो रहा है। इसके ब्रेकिंग की वजह से 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक का नाम है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, दूसरे का नाम है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। दोनों 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं ट्राइओजेज, ट्राइओज फास्फेट और ये दूसरा ट्राइओज फास्फेट। डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट एंड फास्फोग्लिसरल्डिहाइड दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और ट्राइओज आइसोमेरेज एंजाइम के थ्रू ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ट्राइओज आइसोमेरेज, यहाँ पर इसे ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम यूज हो रहा है इसे हम कहते हैं एल्डोलेज। अब देखिए फास्फोग्लिसरल्डिहाइड एक मॉलिक्यूल इसकी क्लीविंग की वजह से या इसके ब्रेक डाउन की वजह से पहले बना था, इसका मॉलिक्यूल आइसोमेराइज होके दोबारा PGL बना लेता है, तो ओवरऑल PGAL के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब देखिए फास्फोग्लिसरल्डिहाइड इसके 2 मॉलिक्यूल, इसमें 5th और 6th मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज इसमें 2 स्टेप है, दोनों को एक साथ हम यहाँ दिखा रहे हैं। इनऑर्गेनिक फास्फेट ऐड हो रहा है पहले और उसके बाद NAD इसमें यूज हो रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन भी है, फास्फोराइलेशन, इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके भी 2, इस वजह से यहाँ पर ATP और ADP के 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे और प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर देखिए 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसका भी 2 मॉलिक्यूल है, फास्फेनोल पायरुविक एसिड, इस तरीके से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसमें कार्बन का नंबर 3 होता है। देखिए यहाँ पर 9th स्टेप में फास्फोग्लिसरिक एसिड जो जिसमें 3 कार्बन है, इसके 2nd कार्बन पर फास्फेट है, इसलिए हम इसे कहते हैं 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है एक मॉलिक्यूल से, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए वाटर का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, मींस रिमूवल ऑफ वाटर। जब इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है तो फास्फेनोल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। फास्फेनोल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए इसमें फास्फेट है और इसमें फास्फेट नहीं है, इट इज़ पायरुविक एसिड, इट इज़ फास्फोइनोल पायरुविक एसिड। अब यहाँ पर ADP इसके फास्फेट को रिमूव करा के
खुद ATP में कन्वर्ट हो जा रहा है, बिकॉज इसका 2 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर ADP और ATP के भी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरीके से हमने देखा कि 10th स्टेप कंप्लीट होने के बाद पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज 10 स्टेप को प्रोसीड करता हुआ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने देखा कि जब फास्फोग्लिसरल्डिहाइड कन्वर्ट होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड में, बिसफास्फोग्लिसरिक एसिड में, ये अकेला ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। इस स्टेप में NAD+ यूज हो रहा है जो कन्वर्ट हो जाता है NADH+। ये बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज एग्जामिनेशन में इसी रिएक्शन को पूछा जाता है, क्योंकि मेन टारगेट इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीडेशन से एनर्जी निकलती है। सो ऑक्सीडेशन वाले जितने भी स्टेप हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स जिसमें फास्फोग्लिसरल्डिहाइड फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरी चीज़ हमें इसमें ये चीज़ कंसीडर करना है कि इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में ATP का मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है और कहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जिसे हम कह रहे हैं फर्स्ट फास्फोराइलेशन, यहाँ पर ATP का एक मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, दूसरा ATP मॉलिक्यूल थर्ड स्टेप में यूज हो रहा है। इसके अलावा कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जहाँ पर ATP का मॉलिक्यूल यूज हो रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो 2 ATP मॉलिक्यूल यूज किए जाते हैं, राइट। अब हमें ये देखना है कि ATP के मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। देखिए रिएक्शन नंबर 7 एंड रिएक्शन नंबर 10th। 7th रिएक्शन में देख रहे हैं आप ATP के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 10th रिएक्शन में भी ATP के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो टोटल ATP प्रोडक्शन 4 ATP। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस में 4 ATP बन रहा है और इसमें खुद 2 ATP यूज हो रहा है। सो टोटल गेन ATP का, कुल ATP के 2 मॉलिक्यूल का हमें लाभ होगा। इसका मतलब होगा टोटल यील्ड ऑफ ATP 2 ATP, मीन्स बिकॉज 4 तो बन रहे हैं लेकिन 2 इसी में यूज हो रहे हैं, टोटल यील्ड 2 ATP का। इसका मतलब ये हुआ पूरे ग्लाइकोलाइसिस का जो ATP यील्ड है वो ओनली 2 मॉलिक्यूल है। अब देखिए इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस में वाटर का मॉलिक्यूल कहाँ पर यूज हो रहा है और कहाँ पर रिलीज हो रहा है। इसमें आपने सिर्फ 9th रिएक्शन में देखा है जहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया जा रहा है, इसके अलावा कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ इसमें 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए NADH का 2 मॉलिक्यूल हमने देखा और 2 ATP देखा। ये हमारे यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का नेट प्रोडक्ट है। देखिए ATP का जो फॉर्मेशन है यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन में हो रहा है। ये ATP जो फास्फेट इसमें ऐड हुआ है वो फास्फेट किसी सबस्ट्रेट से लिया गया है, इसलिए इस फास्फोराइलेशन को कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन, राइट। सो ग्लाइकोलाइसिस में ये रहा प्रोडक्शन। जनरल क्वेश्चन जो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ग्लाइकोलाइसिस, जो मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 by 1। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, where does glycolysis takes place? Where does glycolysis occur? Take place. You know glycolysis, option number 1, cytoplasm, mitochondrial matrix,
क्लोरोप्लास्ट and then mitochondrial membrane. चलिए कंसीडर कीजिए इस क्वेश्चन और इन सारे ऑप्शन पर। वेयर डज ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस? देखिए ग्लाइकोलाइसिस अभी हमने डिटेल में स्टडी किया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। और आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन ग्लूकोज के लिए परमेबल नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा। सो ग्लूकोज को सबसे पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कौन होता है? एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म, और कुछ नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज साइटोप्लाज्म। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये तो वैसे ही गलत है बिकॉज ग्लूकोज कैन नॉट एंटर इन दिस मेम्ब्रेन। वेयर इज क्लोरोप्लास्ट? यू नो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस नॉट फॉर रेस्पिरेशन। सो क्लोरोप्लास्ट में ग्लाइकोलाइसिस कभी भी नहीं हो सकता है, राइट? इस तरीके से। अब देखिए नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड इन glycolysis during aerobic respiration. देखिए अभी हमने देखा था, देखिए यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितने एटीपी बनते हैं। इसमें एक दिया हुआ है कंडीशन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए जब भी ग्लाइकोलाइसिस होता है तो ऑक्सीजन हो या ना हो, ग्लाइकोलाइसिस तो होता ही है। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक। और अभी आपने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते समय 4 एटीपी बनते थे, जिसमें से 2 एटीपी यूज हो जाते थे। और जब ऑक्सीडेशन होता था तो NADH के भी 2 मॉलिक्यूल बनते थे। देखिए ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो NADH माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं, जहाँ पर इसकी एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाया जाता है। सो अगर एरोबिक कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमें NADH से बनने वाले एटीपी को भी कैलकुलेट करना चाहिए। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं है या कोई भी कंडीशन नहीं है या स्पेशली एनारोबिक कंडीशन दिया हुआ है, तब हमें सिर्फ उस एटीपी को देखना है जो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल पर बनते हों। अब बिकॉज यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन पॉइंट आउट किया गया है तो हमें ये समझना होगा कि ग्लाइकोलाइसिस के ऑक्सीडेशन में जो NADH है इसके माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने पर कितने एटीपी बनते हैं। तो याद रखो अगर एक NADH मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में जाए तो उसकी वजह से 3 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। और यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन पर NADH के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसलिए इसकी वजह से जो नेट गेन आएगा वो 6 एटीपी का होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रोसेस होता है, वो आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू यहाँ पर 6 एटीपी बन जाते हैं अगर ये हो। अब बिकॉज एरोबिक रेस्पिरेशन है तो हमने देखा कि 4 एटीपी तो डायरेक्ट रिएक्शन में बनते हैं, और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो NADH माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और 6 एडिशनल एटीपी और बनेगा। सो 4 एटीपी डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस और 6 माइटोकॉन्ड्रिया में
टोटल हो गए 10 ATP। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लाइकोलाइसिस में ATP के 10 मॉलिक्यूल बनेंगे अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो। अगर इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन की जगह पर अगर बेनिफिट दिया होता कि कितने ATP का फायदा या लाभ हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं 2 ATP यहाँ पर यूज हो जाता है, तो जो नेट गेन या जो फायदा है इसमें से 2 का ओके। तो अभी आपने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल प्रोडक्शन ऑफ ATP जब भी हम कैलकुलेट करें तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेस्पिरेशन किस तरीके का है, एरोबिक या एनारोबिक। अगर क्वेश्चन में ये ना पूछा जाए कि रेस्पिरेशन एरोबिक या एनारोबिक, कोई भी चीज़ मेंशन ना हो, सिर्फ ये आपसे पूछा जाए हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP विल बी प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, तब आप सिर्फ 2 बताओगे, क्योंकि इतने ही ATP का फायदा होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सो हमें क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, फिर आंसर देना है, राइट। चलिए फिर आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। देखिए, जब भी नीट के पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन आए तो हर एक स्टेटमेंट में आपको केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से पढ़िएगा वरना कन्फ्यूजन होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि वो देखने में लगते हैं रॉन्ग, लेकिन एक्चुअली वही सही होते हैं। देखिए इसको, glycolysis utilize oxygen. There are 2 steps in glycolysis for oxidation reaction. There is no external oxygen used in glycolysis, and fourth, it for glycolysis occurs in cytoplasm. पहला स्टेटमेंट देखिए, ग्लाइकोलाइसिस यूटिलाइज ऑक्सीजन। आपने ग्लाइकोलाइसिस अभी स्टडी किया है तो आपको आइडिया है, बट एग्जामिनेशन तक इसे आपको दिमाग में सेट करके रखना है। ग्लाइकोलाइसिस के किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है, मतलब रेस्पिरेशन चाहे वो एरोबिक हो या एनारोबिक, कभी भी ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Okay, so it is not correct option. Second, there are 2 steps in glycolysis for oxidation.
आप जानते हैं केवल एक स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस में जिसमें फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाया जाता है, में ऑक्सीडेशन होता है। इसके अलावा कोई भी स्टेप नहीं है। मीन्स देयर आर ओनली वन स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस फॉर ऑक्सीडेशन, नॉट टू। सो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके, बिकॉज स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी देखिए, देयर इज नो एक्सटर्नल ऑक्सीजन used in glycolysis. It is antonyms, it is just antonyms of first statement, okay. So out of them only one is wrong and another will be correct. कॉमन सेंस में आप सोच सकते हैं अगर ये सही है तो ये अगर ये गलत लिखा है तो ये सही होगा, ओके। और आपने पढ़ा भी है तो आप एग्जैक्टली समझते हैं ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है। सो इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ देखिए, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, ओके। एक्चुअली ये स्टेटमेंट मैंने कंप्लीट लिखा नहीं। साइटोप्लाज्म ऑफ वायरस। यहाँ देखिए, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ वायरस। आई थिंक आप लोगों को वायरस का आइडिया है। वायरस एक्चुअली सेल ही नहीं होते हैं, और सेल नहीं है तो साइटोप्लाज्म को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। मीन्स देयर इज नो साइटोप्लाज्म इन वायरस। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। लेकिन अगर जैसे पहले मैंने लिखा था ओनली साइटोप्लाज्म, उस कंडीशन में बिकॉज साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलाइसिस था तो उस कंडीशन में ये स्टेटमेंट भी सही रहता, ओके। क्लियर? ओके, वन लास्ट क्वेश्चन अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। आपको उस सेल या टिश्यूज़ के बारे में बताना है प्लांट में जिसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो रहा है। इधर देखिए, पेरेन्काइमा। You know, parenchyma are living thin-walled tissues in which cells are living and found in soft part of the plant. ये अक्सर उस प्लांट के उस पार्ट में होते हैं जहाँ पर ग्रोथ होती है या फिर डिफ्रेंशिएशन होता है। मतलब ये जहाँ होते हैं वहाँ पर इसे फंक्शन करना होता है। इसका मतलब ये लिविंग सेल होते हैं, और ऐसा कोई भी लिविंग सेल नहीं है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस ना हो। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस इज द स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन दैट प्रोड्यूस एनर्जी, और बिना एनर्जी के कोई सेल लिविंग कंडीशन में नहीं रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ जितने भी सेल या टिश्यूज लिविंग होंगे उसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा, और जो सेल या टिश्यूज डेड होगा उसमें ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। यू नो, पेरेन्काइमा लिविंग, कोलेन्काइमा ऑल्सो लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा
are dead and root cells are also living. So correct option is sclerenchyma, क्योंकि स्क्लेरेंकाइमा के सेल डेड हो जाते हैं मैचुरेशन के बाद, तो इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती नहीं है, और अगर इसमें कोई एनर्जी रिलेटेड प्रोसेस हो रहा होता है तो उसे दूसरे लिविंग सेल कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब ये है स्क्लेरेंकाइमा में कोई भी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा। नॉट ओनली ग्लाइकोलाइसिस, एनी स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन और एनी अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस आर नॉट फाउंड इन स्क्लेरेंकाइमा। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस हमने आज सीख लिया, अच्छी तरीके से हमने प्रैक्टिस भी की। हमें ये देखना है कि साइटोप्लाज्म में हमें प्रोडक्ट मिल गया पायरुवेट, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं। जब ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो जाता है तो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हमें मिले हुए हैं। इस पायरुवेट को ले जाना है माइटोकॉन्ड्रिया में। पावर हाउस ऑफ सेल, देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। देखिए दिस इज आउटर मेम्ब्रेन and this is inner membrane। दोनों मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में इसके अंदर ढेर सारा एक मैट्रिक्स स्टोर करके रखते हैं, और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्ट्रोमा। देखिए पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, मॉलिक्यूल छोटा होता है, तो इस पायरुविक एसिड को यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब पायरुविक एसिड आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के थ्रू होता हुआ स्ट्रोमा में चला जाता है। स्ट्रोमा में जाने के बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में आ चुका होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं ले जाया जाएगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व्ड ओनली इन एरोबिक रेस्पिरेशन, बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट इन्वॉल्व्ड। तो देखिए ऐसे बहुत सारे सेल होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, दे आर प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। अब ज़्यादातर जितने भी यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़रूर होता है। तो प्लांट के सारे लिविंग सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिकॉज दे आर कंसिस्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो जब भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, राइट। अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरुविक एसिड को साइटोप्लाज्म में किसी दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देंगे। इस पायरुविक एसिड के 3 फ्यूचर हैं। प्लांट सेल में पायरुविक एसिड के 3 फ्यूचर हैं। पहला, अगर ऑक्सीजन है तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तब ये या तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये दूसरा फ्यूचर है, या फिर ये डायरेक्टली एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब इसके सारे कार्बन अलग नहीं हो पाते, मतलब इसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, और जब भी एरोबिक रिएक्शन होगा तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया में जाना होगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो रहा है और इसका फर्दर ब्रेकडाउन कैसे होता है। कुल मिला जुलाकर हम इसे कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब हमने एक देखा कि पायरुविक एसिड है, उससे पायरुविक एसिड को हम माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर उसके जितने भी बॉन्ड्स हैं उसको ऑक्सीडाइज करेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को किस तरीके से एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये सारा स्टेप हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्टेप,
सबसे पहला स्टेप होता है पायरुवेट को ट्रांसफर करके ले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे मॉलिक्यूल में, जिसे हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देखिए इस रिएक्शन को, पायरुवेट, इसमें 3 कार्बन होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें 2 कार्बन होते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ, सपोज दैट इसका कार्बन स्केलेटन इस तरीके से है, इसका कार्बन स्केलेटन इस तरीके से है। चलिए इस स्केलेटन को देखिए और सोचिए कि इस रिएक्शन में इसमें से कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो ये कार्बन हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होगा। दूसरी चीज़ कोएंजाइम ए, हाँ मैंने बताया नहीं आपको, एक्चुअली क्या है कि जब भी बॉन्ड ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए NAD+ इन्वॉल्व होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है NADH+ प्रोटॉन में। दूसरी चीज़ पायरुवेट में एक मॉलिक्यूल और अटैच हो रहा है, इसे हम कहते हैं कोएंजाइम ए। इसमें सल्फर भी होता है, इसे हम कहते हैं SH, कोएंजाइम ए SH। ये भी पायरुविक एसिड के साथ अटैच हो जाता है। आपने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में जब NAD इन्वॉल्व हुआ था तो वहाँ पर जो एंजाइम यूज हुआ था वो था डिहाइड्रोजनेज। वही एंजाइम यहाँ पर भी यूज होता है, इसे हम कहते हैं डिहाइड्रोजनेज। देखिए एक एंजाइम केवल एक रिएक्शन प्रोसीड कराता है। एक्चुअली ये डिहाइड्रोजनेज उस डिहाइड्रोजनेज से जो ग्लाइकोलाइसिस में यूज हो रहा था उससे डिफरेंट है, इसलिए इसका हम एक अलग नाम देते हैं, विच एक्ट अपॉन पायरुवेट। सो हम इस पायरुविक एसिड का नाम देंगे पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज जब भी एक्टिव होता है तो इसे एज ए को फैक्टर मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है। मैग्नीशियम आयन इस एंजाइम को एक्टिव करता है और ये रिएक्शन प्रोसीड किया जाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में मॉलिक्यूल है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में जिसमें 2 कार्बन है, इसका फर्दर ब्रेक डाउन होता है। इसके लिए एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। हमारा यहाँ पर देखा हमने, हमारा जो एम था ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन करने का, यहाँ पर थोड़ा सा कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे एक NADH बन रहा है। NADH में 2 हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन भी है। अभी NADH जाएगा ETS में। ETS में जब भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जाते हैं तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज की जाती है और ATP का फॉर्मेशन होता है। बिकॉज पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे तो यहाँ पे सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट दोनों जगह पे हर मॉलिक्यूल 2 के मल्टीपल में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में NADH के 2 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा, राइट। सपोज दैट ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है और ये जो लेयर है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के नीचे आप देख रहे हैं मैंने एक मेम्ब्रेन बना दिया, इट इज़ इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है, इसे हम क्रिस्टा कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इस हिसाब से ये रीजन मैट्रिक्स हुआ। अब मैट्रिक्स में एक रिएक्शन हुआ जिसमें आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले पायरुवेट कन्वर्ट हो गया था एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ
NAD भी इन्वॉल्व हुआ, इसने NADH बनाया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ पायरुवेट एसिड का और डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब एसिटाइल कोएन एंजाइम का मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया के डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। अज्यूम कीजिए एक मॉलिक्यूल ए है, वो एसिटाइल कोएन एंजाइम से रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बी कहते हैं। बी एक थर्ड कंपाउंड सी में कन्वर्ट होता है, सी फिर से कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे कंपाउंड डी में, डी कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे मॉलिक्यूल सपोज दैट ई में, और ई दोबारा कन्वर्ट हो जाता है ई में, ए में, और यहाँ पर बीच में किसी एक स्टेप में या फिर दो स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लिया जाता है। इसके दो कार्बन है, दोनों कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में इस साइक्लिक प्रोसेस में रिमूव कर दिया जाता है। इस साइक्लिक प्रोसेस में ए 4 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 कार्बन कंपाउंड, दोनों ऐड होते हैं, फिर 6 कार्बन कंपाउंड। अगर बी 6 कार्बन कंपाउंड है तो देखिए यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पर सी 5 कार्बन कंपाउंड होगा। अगर ये 5 कार्बन कंपाउंड है तो यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड फिर रिलीज हो रहा है, मतलब डी 4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। यहाँ से कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज हो रहा है, मतलब ये भी 4 कार्बन कंपाउंड और ये भी। हमें सिर्फ इतना देखना है कि इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल है, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बट अभी हम इस साइकिल का एक नाम देंगे, इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। हम सबसे पहले इसको पता लगाते हैं कौन है ये। इसका नाम है ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? ऑक्सेलो एसिटिक एसिड। इसमें 4 कार्बन है, ऑलरेडी आप जानते हैं एसिटाइल के एंजाइम में 2 कार्बन है, बोथ रिएक्ट विथ ईच अदर, एडिशन रिएक्शन है, दोनों ऐड हो जाते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड बनता है और इसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड, या फिर हम इसे कह सकते हैं सिट्रेट, बिकॉज सिट्रेट के फॉर्म में ही सेल में एग्जिस्ट करता है सिट्रिक एसिड। अब देखिए सिट्रिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होते हैं। सो इस एसिड को हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन दिस साइकिल इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसे हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, देखिए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम को रिसीव करता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है सिट्रेट जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके पहले हमने देखा क्रेब्स साइकिल के पहले यहाँ पर एक रिएक्शन हुआ जिसमें पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ था, और इसके पहले साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ था। अगर ये सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जाए तो इसके सारे कार्बन रिमूव कर दिए जाते हैं, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अकर आफ्टर क्रेब्स साइकिल। और जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ऑक्सीडेशन के कई स्टेप में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को NADH लेकर जाता है एक दूसरे सिस्टम में जहाँ पर ATP बनाया जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। ओके, हमने देखा क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर ग्लाइकोलाइसिस जो हमने स्टडी किया अभी थोड़ी देर पहले। ग्लाइकोलाइसिस के बाद ये पायरुविक एसिड बना है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? ये रिएक्शन। सो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए के इस कन्वर्जन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। मीन्स लिंक रिएक्शन इज लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। केमिकली इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन। अगर हम आपसे पूछें कि लिंक रिएक्शन में कितना ATP मॉलिक्यूल बनेगा, तो देखो यहाँ पर एक भी ATP का मॉलिक्यूल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पर NADH इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब देखिए अगर NADH के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में आते हैं इलेक्ट्रॉन, ETS फॉलो होता है और वहाँ पर ATP बनाया जाता है। तो एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो यहाँ बिकॉज यहाँ पर 2 ATP है तो यहाँ पर 6 ATP बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिंक रिएक्शन में ATP गेन इज 6, लेकिन वो सिर्फ ETS के बाद ही होगा, यहाँ पर डायरेक्ट ATP का फॉर्मेशन नहीं है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे
Krebs cycle. Okay.